आज की क्लास में हम लोग एटम की शुरुआत करेंगे। किसकी शुरुआत करेंगे? एटम्स की। यानी आपका चैप्टर है एटम। एटम के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, सेल्स को देखेंगे, बोर ने क्या कहा था वो देखेंगे। यानी बोर जी ने क्या कहा था, थोड़ी इज्जत देना बनता है ना, इतनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। तो बोर जी ने क्या कहा है, बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ पॉइंट्स उठा के देखेंगे। धीरे धीरे पॉइंट्स आगे भी देखेंगे। इनिशियली कुछ पॉइंट्स देखेंगे बस, ज्यादा नहीं। कि इलेक्ट्रॉन है, सेल भी आपने सुने बेटा, KLMN ऐसे कई सारे सेल सुन रखे। इन सेल में मैं नाचूंगा, तुम नाचोगे, इलेक्ट्रॉन नाचेगा, इलेक्ट्रॉन नाचेगा। यानी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कुछ वेलोसिटी भी होती होगी इसमें, यानी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है। अब वेलोसिटी भी है, एक इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, सेल्स में घूम रहा है, उन पर वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कितनी होती है? अब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे और भी सेल होते हैं। अब ये सेल्स जो होते हैं इनके बीच में स्पेस जो है इक्वल होता है या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कहां घूमेगा? फिक्स जगह घूमेगा या अलग जगह घूमेगा? कितनी वेलोसिटी से घूमेगा? कहां कहां घूमेगा? कितनी एनर्जी गेन करेगा? कौन सी एनर्जी लेगा, कौन सी एनर्जी गेन करेगा, कौन सी एनर्जी लॉस करेगा? ये सब कुछ बताया था और सब कुछ पढ़ना है हमें। हाइड्रोजन एटम पढ़ना है हमें, वेलोसिटी पढ़नी है इलेक्ट्रॉन की, रेडियस पढ़नी है, टोटल एनर्जी पढ़नी है, फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, ये सारी डेरिवेशंस पढ़नी है इस वाले चैप्टर में। फिर आगे धीरे धीरे और भी चीजें पढ़नी है। यानी यही सब देखना। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होती है ये भी देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है ये भी देखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका पहले सेल में नाचता है उसमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है। दूसरे में नाचेगा तो कितनी एनर्जी होगी। जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट यानी पहले सेल में नाच रहा होता है उस पर एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे ऑर्बिट में नाच रहा है तो उस पर जो एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वो बाउंडेशन में बंधा हुआ है। अगर उतनी एनर्जी से मिल जाए तो फ्री हो जाएगा फ्री, पर वो अपोजिट एनर्जी होनी चाहिए, यानी नेगेटिव की जगह प्लस देनी पड़ेगी आपको। तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन नाच रहा है तो उसमें एनर्जी कितनी होती होगी? -1.51। कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा रहे हैं। चौथे ऑर्बिट भी होगा, उसमें नाचेगा तो -0.85 -0.85। ऐसी और भी होगा। अगले में कितनी होगी बेटा? -0.54 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे अगले में कितनी होगी बेटा? -0.38। क्या बोला? ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होंगे। इससे अगले में कितनी होगी? -0.28 -0.28 एंड सो ऑन करके निकालोगे बेटा, इन्फिनिट डाल दोगे, जीरो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जीरो। ये सारी चीजें, ये इलेक्ट्रॉन नाचेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है? जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट होने वाले? ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो किस फोर्स की वजह से घूम रहे हैं? कोई फोर्स तो होगी रिस्पॉन्सिबल जो घुमा रही है इलेक्ट्रॉन को। वो कौन सी फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को घुमाती है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स, कभी सुना है? वहां पे एक लाइन बोली थी, मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी जब चार्ज पार्टिकल आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा उस पर एक फोर्स लगती है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं? एंड मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो घूमता है, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और स्टेटमेंट थ्योरी में क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का तरीका हमने सीखा हुआ है कि MF = CPF, MF = CPF, यानी मैग्नेटिक फोर्स इक्वल में सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने देखा हुआ है। ये सारी चीजें सच बार हम क्या कह रहे हैं? तो यही सारी चीजें वापस से देखनी है कि इलेक्ट्रॉन घूमा तो क्यों घूमा, कहां घूमा, ये डेफिनेट जगह क्या है, ये सारी चीजें देखनी है। हाँ ना बोल भैया? पहले फील लो थोड़ा सा ऊपर, समझो इस चीज को। बात ये बड़े न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। बहरहाल हम सेल की बात करते हैं। ये रहा सेल, बड़े ये रहा सेल और ये रहा सेल। ऐसे और भी रहे होंगे। मान लीजिए इस वाले ऑर्बिट की बात करें, बड़े इसमें इलेक्ट्रॉन नाच रहे। कौन नाच रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में नाच रहे होंगे, सेम ऑर्बिट है नहीं सबके लिए, सेम है, मान लो और भी नाच रहे हैं, बड़े इन सबकी वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स। अपने ऑर्बिट में है तो क्लियर है क्या? यानी अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है? फर्स्ट। और ये हमारा क्या है बेटे? ये दूसरा वाला। ये वाला क्या है? सेकंड है। और अगला वाला क्या है बेटे? ये थर्ड है। तो यानी पहले वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन नाचेंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स होगी, सेम होगी। दूसरे वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नाचेंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स होगी, पर इनसे अलग होगी, इनसे अलग होगी। तीसरे बार में नाचेंगे उनकी बड़ा सेम होगी, जितने भी होंगे उस ऑर्बिट में, पर इन दोनों से क्या होगी? अलग होगी। ये बात है। वेलोसिटी बात करें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में नाच रहे हैं बेटा 2.18 इंटू में 10⁶ होता है और Z/n होता है, Z/n होता है। वेयर n क्या है? नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ शेल निकाल देंगे, जो कि वेलोसिटी इनवर्सली डिपेंड करती है। Z क्या है? हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो Z = 1 का इस्तेमाल करने वाले।
कभी भी एटम पढ़ाते समय हमारे मुंह से निकल जाए हाइड्रोजन एटम, क्या निकले, और निकलेगा ही हाइड्रोजन एटम आपके सिलेबस की बात करें तो Z इज इक्वल टू ऑलवेज 1, बात खत्म। अच्छा, एक शब्द होता है फ्रीक्वेंसी, क्या होती है? अब ये इलेक्ट्रॉन नाचेगा तो एक सेकंड में कितनी बार घूम रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन पर सेकंड। अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो बेटा 6.62 इंटू में 10 की पावर 15, क्या बोला 10 की पावर 15, नीचे n क्यूब होता है और ऊपर z स्क्वायर होता है, नीचे क्यूब लगा देना, ये होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। बात करें फिर लो, ये आपका क्या है, स्पेस दिख रहा है आपको, ये सेल्स धीरे धीरे क्या है, ये बीच में जो स्पेस होता है फिक्स नहीं होता, पहले सेल के स्पेस इतना है तो अगले वाला थोड़ा ज्यादा दूर होगा, फिर अगला वाला थोड़ा ज्यादा दूर होगा, यानी फिक्स प्रोपोर्शन में ये नहीं डिवाइडेड होते, इनका जो रेशियो है वो बीच का गैप है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? कई लोगों को लगता है जो बीच में स्पेस है फिक्स, ऐसा नहीं है, पहले का स्पेस इतना है तो अगले का स्पेस ज्यादा होगा, उससे अगले का स्पेस और ज्यादा होगा, ये फिक्स स्पेस नहीं होता। क्लियर बात? ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल अगर आर की बात करें, रेडियस जो ऑर्बिट की होगी न्यूक्लियस से, वो रेडियस का फॉर्म होता है 0.53, क्या बोला 0. एंगस्ट्रॉम, क्या बोला एंगस्ट्रॉम, और यहां लेंगे n स्क्वायर बाय z, और पीछे एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम क्या है? 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, यानी r है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसमें एनर्जी भी होगी, एक होता है टोटल एनर्जी, क्या होती है? टोटल एनर्जी की बात करें ये होती है -13.6, क्या बोला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड में n स्क्वायर, क्या होती है? n स्क्वायर। ये नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है इससे, किससे? न्यूक्लियस से। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे, टोटल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। अगर बात करें उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। z कितना है? 1 है, कितना है? 1। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होती है? पॉजिटिव। अब ये टोटल एनर्जी होती क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, यानी अगर काइनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी भी रही होगी। पर ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। बहरहाल बात करें यहाँ पे तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और यहाँ पे 2 होता है, क्या होता है? 2। जब डेरिवेशन करेंगे ये सब आएगा, यानी ये भी ड्राइव करेंगे, ये भी ड्राइव करेंगे, ये भी ड्राइव करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, सारी डेरिवेशन है, सारी क्या है? डेरिवेशन है, सबको ड्राइव करना है। क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, कितनी वेलोसिटी से घूमेगा, उसकी चेंज होगी या नहीं होगी। अच्छा, बोर जी ने और भी चीजें कही है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लो इस ऑर्बिट में आपने इसे एनर्जी दी, क्या दी? एनर्जी। तो ये हर एक तरीके की एनर्जी नहीं लेगा, कुछ फिक्स तरीके की एनर्जी लेगा। अभी कौन सी एनर्जी लेगा, कौन सी एनर्जी नहीं लेगा, वो भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब मान लीजिए फील ऊपर देखो, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, क्या है? ग्राउंड, और इसके हायर लेवल ये है, तो यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां जा रहे हैं तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। आप इसे एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद जंप करेगा ना। पर ये कौन सी एनर्जी लेगा और कौन सी एनर्जी नहीं लेगा? हर तरीके की एनर्जी नहीं लेगा, तो ये भी बताना चाहिए कौन सी एनर्जी से मिलनी चाहिए ताकि ये जंप कर जाए, वो एनर्जी क्या है? हाँ ना बोल भैया। दूसरी बात है, मान लीजिए वो एनर्जी मिल गई और यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गया, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो अनस्टेबल होगा, क्या होगा? वो स्टेबल नहीं रहेगा, उसका घर ये था, आपने उसे जबरदस्ती वहां भेजा है तो अनस्टेबल है, स्टेबल है? अनस्टेबल है। उसे वापस से वहीं आने की ख्वाहिश होगी, जहां था वहीं आ जाए, तो ज्यादा देर रुकता नहीं है वहां पे, बहुत कम देर रुकता है और वापस से नीचे आ जाता है। 10 की पावर -4 सेकंड के आसपास रुकता है ऊपर, उसके बाद वापस से नीचे जंप करेगा। अब नीचे जंप करेगा तो जो एनर्जी ली थी उसने, वो एनर्जी क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन आपने एनर्जी दी, वो मिल गई उसे, जंप कर गया, जब वापस नीचे आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका फॉर्मूला होता है h न्यू, क्या होता है? h न्यू, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्डा, क्या होता है? और लैम्डा की जब बात करते हो कलर की बात हो रही होती है, यानी जो एनर्जी निकल रही है अगर वो विजुअल रीजन में लाई करेगी तो आपको एनर्जी दिखेगी, क्या करेगी? दिखेगी स्पेक्ट्रम में। तो वो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें देखनी है। क्लियर है क्या? तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। अच्छा, एक और बात, ये मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रॉन नाच रहे, बीच में न्यूक्लियस है, यहां लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्या लगेगी? दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, उनकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी, क्या आएगी? फॉर एग्जांपल ये बताएं बेटा, ये मान लीजिए बेटा ये सन है, क्या है? और ये हमारी अर्थ, क्या है? बताओ दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बताओ सन जो है अर्थ को खींचने की कोशिश करता है, बेटा सन अर्थ को खींचने की कोशिश करेगा पर अर्थ आगे जाना चाहती है अर्थ, तो बीच में जाएगी और अर्थ घूमेगी, क्या करेगी? घूमेगी। तो किस फोर्स की वजह से घूम रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल। इतना ही नहीं, एक शब्द इलिप्स, कभी सुना है? इलिप्टिकल शेप इलिप्स सुना होगा, बेटा उसमें दो फोकस होते हैं, कितने होते हैं? थोड़ी सी बात करें उसकी। जब अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है तो इनकी स्पीड जो है सेम नहीं है,
कांस्टेंट नहीं है। एक केपलर जी साइंटिस्ट है, सुना कभी उनके बारे में? बेटा केपलर जी साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ बताया था, 9th क्लास में भी था केपलर जी, 11th में भी था, लास्ट ईयर पर डिलीटेड था आपके सिलेबस से। प्लैनेटरी इक्वेशन, क्या बोला? प्लैनेटरी मोशन की इक्वेशन के बारे में थोड़ा उन्होंने बताया था। उन्होंने 3 लॉ दी थी। कितनी लॉ दी थी? 3। पहली लॉ क्या दी थी उन्होंने कहा था सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सब इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। पहला उन्होंने ही कहा था, सर्कुलर में नहीं कर रहे। आप लोग हमेशा मानते हो सर्कुलर पर सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कि जो प्लेनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं ना, ये इक्वल एरिया कवर करेंगे विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी केपलर जी ने कहा था सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में एक और बात कही थी, जो प्लेनेट घूम रहे हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड, उनकी स्पीड फिक्स नहीं होती, उनकी स्पीड फिक्स नहीं होती। और तीसरी बात क्या कही थी, जो प्लेनेट घूमेगा सन के अराउंड पूरा एक चक्कर काटने में कितना समय लेता है, इज टू बी फाइंड आउट बाय द केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए क्यूब, ए इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। ये सारी चीजें तो यहां समझेगा कि एक फोर्स लगती है, इसका नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, क्यों रिवॉल्व कर रही है भाई? क्योंकि कोई फोर्स है, बंधन ने बांध के रखी हुई है। फिर लो पर देखें, मान लीजिए हमारी अर्थ है, बड़े ये ऑर्बिट है, उसके आसपास क्या है? ऑर्बिट। बताओ ऑर्बिट में कौन है? सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट डेली चक्कर लगा रही है, तो कोई फोर्स होगी जो जोड़ के रखी है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये खत्म हो जाए तो सैटेलाइट निकल जाएगी, क्यों घूमेगी भाई वो? समझ रहे हो? बड़ा मून है, मून जो है अर्थ के आसपास घूम रहा है, किस फोर्स की वजह से घूम रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये खत्म हो जाए तो मून कहीं और, अर्थ कहीं और। अगर सन और अर्थ के बीच की भी ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गई तो घुमाने वाला कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये स्टेटमेंट तो आनी ही चाहिए। इसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। आपके सेल्स होते हैं आसपास में, बेटा उसमें क्या इलेक्ट्रॉन नाच रहे होते हैं, क्या नाच रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, दोनों की चार्ज है, तो दोनों के बीच में लगेगी फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, मैग्नेटिज्म ब्रांच में भी, वहां भी मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल। अलग अलग फिजिक्स की ब्रांच से स्टेटमेंट चेंज होती है, लिखने का तरीका चेंज नहीं होता। चाहे यूनिवर्सल फिजिक्स में देखो, चाहे मैग्नेटिज्म में देखो, चाहे आप मॉडर्न फिजिक्स में देखो, कहीं भी देख लो। पता लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो यही सारी चीजें। अच्छा न्यूक्लियस के बारे में बताएं तो ये बताओ बेटा, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन होता है? बिल्कुल होता है। बेटा न्यूट्रॉन होता है? बिल्कुल होता है। यानी एक न्यूक्लियस को यहां देखें, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है। ये था न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0, कुछ नहीं होता भैया। बेटा अगर बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्लस ई, कितना होता है? यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही चार्ज होता है। यह आता है एक न्यूक्लियस को ध्यान से देखोगे तो न्यूट्रॉन तो भूल ही जाओ, चार्ज तो है नहीं उसमें, सिर्फ क्या होगा? किसका चार्ज होगा? प्रोटॉन का। मान लो इस क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चे पे एक फोन है, कितने फोन है? एक। और इस क्लास में 100 बच्चे, टोटल फोन कितने हुए? कैसे निकाले भाई? मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कह रहा हूं एक मान लो न्यूक्लियस है, बेटा इस न्यूक्लियस में 1000 प्रोटॉन है, कितने? एग्जांपल 1000 प्रोटॉन है, कितने? और एक प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो ई है, कितना है? तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 1000 ई। कितना हुआ? 1000 × ई। बेटा ये रहा आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर आपको प्रोटॉन पता है? नहीं पता भाई, गिन भी नहीं सकते आप लोग। तो कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या बोला? एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से। और एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, यानी अगर एक प्रोटॉन का चार्ज पता है, उसे जेड से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे न्यूक्लियस का चार्ज निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से निकाला जाएगा। क्लियर है क्या? यही सारी बातें, इन्हीं सारी बातों की चर्चा करनी है। पहले बोर जी ने क्या कहा वो देखेंगे, उसके बाद में डेरिवेशंस करेंगे। क्या करेंगे? पहली डेरिवेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। अगली क्या होगी? रेडियस। क्या होगी? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। जब मैं हाइड्रोजन एटम कह रहा हूं तो Z = 1। अगली डेरिवेशन क्या होगी? टोटल एनर्जी। क्या होगी? किसकी? हाइड्रोजन एटम की। बेटा बात करें इसे निकालने के लिए क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। और एक डेरिवेशन होगी फ्रीक्वेंसी की। ये सारी डेरिवेशन करनी है। उसके अंदर धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे जंप कराना है, कैसे एनर्जी रिलीज होगी, लाइमन बाल्मर पार्शियल सीरीज क्या होती है, सारी सीरीज देखेंगे, फिर डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। फिर सिर्फ बेसिक से बेसिक बात रहेंगे, आपको न्यूमेरिकल लगाना है और कॉन्सेप्ट समझने। पता लग गया? चलिए स्टार्ट करें। ऊपर देखिए फिर। बेटे नोट नंबर पहला क्या बोला हमने? नोट नंबर पहला डालें। बेटे नोट नंबर पहला है, ऊपर देखें।
बड़े फील ऊपर देखें, नोट पहले ये बड़े न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस, ऐसा मान लो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन होते हैं, पर न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, कुछ भी नहीं, प्रोटॉन देखो सिर्फ, देख रहे हैं आपको बड़े सब प्रोटॉन दिखा रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं, न्यूट्रॉन भी होंगे उन पे चार्ज नहीं है, बहुत सारे होंगे, एक दो होंगे, बहुत सारे, गिन लोगे नहीं, बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने सारे, बहुत सारे, पर यह बताएं एक प्रोटॉन पे चार्ज पता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज पता है, यानी बात करें चार्ज बटा ऑन प्रोटॉन, बताओ कितना होगा, प्लस ई, कितना होगा प्लस ई, यानी एक प्रोटॉन में प्लस ई चार्ज होता है, अच्छी बात है। बताएं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें नहीं पता इसके अंदर कितने, जो कि इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के, विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल Z, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, एक प्रोटॉन सिंगल पे देखो कितना है, प्लस ई है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, बेटे Z को इससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज न्यूक्लियस पे ZE होता है। कोई भी आप लोगों से कभी पूछे एक न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, आप लोगों लोगे ZE होता है, कितना होता है ZE, ये हो गया पहला पॉइंट, क्या हो गया पहला पॉइंट, ये आपको आना चाहिए। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यानपूर्वक ऊपर देखें, दूसरा पॉइंट ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये शब्द जो है आपने कहां सुना था, बड़े चैप्टर फर्स्ट में सुना था, चैप्टर फर्स्ट में, क्लास कौन सी, ट्वेल्थ क्लास में सुना है। यह दें दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, एक चार्ज ये बड़े, एक चार्ज ये, बीच की दूरी r है, कितनी है r, या तो एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में क्या लगेगी फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। फिर लो क्या होता है, F इक्वल में बड़े k Q1 Q2 डिवाइड में r स्क्वायर, k की बात करें 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, एप्सिलॉन जो है 8.85 इंटू में 10 की पावर -12 होता है, ये सब पढ़ा रखा है चैप्टर फर्स्ट में, क्लियर। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो ई लगा दे रहा हूं। बड़े एक तीसरा पॉइंट और है, बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए, तो ये किसमें पढ़ाए, सेकंड चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ा था क्लास 12th में। बड़े रिप्रेजेंट बाय यू से करते हैं, बात करें एक चार्ज ये रहा, बड़े एक चार्ज ये रहा, बीच की दूरी क्या है r है, इस सिस्टम की एनर्जी की बात करें तो बड़ा u इज इक्वल टू में k Q1 Q2 डिवाइड बाय r, k वही सेम होगा जो यहां लिखा है, क्लियर। और ये कौन सा है, स्केलर क्वांटिटी, इतना बेसिक आना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है क्या। अब ये वेलोसिटी क्या होती है क्या नहीं होती वो तो सब देख लेंगे, हाँ ना भैया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा सुनिए, मान लिया बेटा हमने न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, ZE होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी आपको पता लग चुका है, और यहां बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी पता लग चुकी है। बोर जी ने क्या क्या कहा था उन बातों को देखेंगे और समझेंगे, क्लियर है क्या। डालिए बेटा पहला पॉइंट, बोर एटॉमिक मॉडल, क्या बोला, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर जी की कुछ इंपॉर्टेंट, बहरहाल उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो कि धीरे धीरे क्लास में देखते रहेंगे, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखना स्टार्ट करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं स्टार्ट। आइए बेटे नोट नंबर कौन सा है, सेकंड, कौन सा है सेकंड, उसमें लिख देना बेटे बोर एटॉमिक मॉडल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। बेटे फिलने ऊपर देखें, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये मान लीजिए बेटे ये रहा हमारा न्यूक्लियस, चार्ज कितना है ZE, कितना है ZE पता लग चुका आपको। बेटे ऑर्बिट्स हैं, उनके अंदर मैं घूमूंगा तुम घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। बड़े सेपरेशन कितना r का, कितना है r, यह बताएं ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, बीच में कौन सी फोर्स लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, बड़ा चार्ज छोटे चार्ज को खींचने की कोशिश करेगा। बड़े यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अंदर की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन जाना का चाहता है बेटा आगे, वेलोसिटी से कुछ तो होगी। अब होता क्या है, देखो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ये नीचे की तरफ कौन सी लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, बड़े इलेक्ट्रॉन जाना का चाहते हैं बेटा आगे, या तो एक पॉइंट पे कितने वेक्टर हैं, दो, कभी भी जीवन में एक पॉइंट पे दो वेक्टर हैं, तो जो बॉडी होगी पार्टिकल होगा कहां जाएगा, रिजल्टेंट की तरफ। ये 11th क्लास के शब्द प्रोजेक्टाइल में पढ़ाए थे, तो ये पार्टिकल कहां जाएगा बेटे बीच में इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जब ये इधर पहुंचेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियस है, अंदर की तरफ क्या लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, न्यूक्लियस तो खींचना चाहेगा, पर ये इलेक्ट्रॉन जहां है वहीं रहना चाहेगा, इधर जाएगा कहाँ बीच में, इधर आएगा, पर जब यहाँ आएगा तो इधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, क्या लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन जाना इधर चाहता है पर जाएगा कहाँ इधर, तो धीरे धीरे कुछ देखोगे पूरा गोल गोल सर्कल बनने लगेगा थोड़ा थोड़ा, हाँ ना बोल भैया, इस प्रकार से घूम रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिस्पॉन्सिबल घुमाने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, विल प्रोवाइड द
सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको आना चाहिए। क्लियर? ये मैं कह रहा हूं, तुम कह रहा हूं, बोर जी ने पहले कह दिया है। ठीक है भैया, ऊपर देखिए। अब बात ये कि बेटा ये अंदर लग रही है, इसकी वजह से घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा? वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन लिखिए, वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही स्टेटमेंट यहां लिखना है, ठीक है। अब बात क्या है यहां पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें बेटा, क्या होता है? पहला चार्ज दूसरा चार्ज डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर हो गया। इतना आया नहीं आया? मान लिया। बड़े बताइए, पहला चार्ज ये दूसरा चार्ज, क्या लिखा? पहला चार्ज ई, बड़े दूसरा चार्ज जेड ई, तो जेड ई डाल दिया, डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर, ये क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर, आर से आर कैंसिल, ये ई को ई से करो कितना होगा बेटा? के जेड ई स्क्वायर, डिवाइड में क्या बचेगा? आर, एक आर बचेगा, और यहां कितना आएगा? एम वी स्क्वायर। बात समझिए इसे, वी स्क्वायर आ गया, अच्छी बात है, मान लिया। इसे आगे सॉल्व नहीं कर रहे, इतना ही छोड़ रहे हैं समझने के लिए। यह बताएं बेटा, ये फोर्स है या नहीं है? अगर मैं फोर्स ले रहा हूं तो जो ई का दिख रहा है, ई इलेक्ट्रॉन, हम यहां पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे? अगर यही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा होता, एनर्जी, तो मैं नेगेटिव लेता, क्या लेता? नेगेटिव। यानी फोर्स निकाल रहा हूं तो पॉजिटिव लूंगा, एनर्जी निकालूंगा तो क्या लूंगा? नेगेटिव। यानी कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी देनी है, कितनी एनर्जी लॉस के लिए, सब चीजें उसमें। तो मैं अगर एनर्जी निकालूंगा तो क्या लूंगा? नेगेटिव। फोर्स निकालूंगा तो पॉजिटिव। ये क्यों हुआ आपको पता है? क्लियर? क्योंकि कौन सी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी आती है, while revolving the electron the electrostatic force between the electron and the nucleus will provide the centripetal force। ये पहला पॉइंट है। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा, मान लिया कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो चार्ज के बीच में लग रही है वो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके से घूम रहा है। पर ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये फिक्स जगह है, क्या है? फिक्स जगह, यानी डिफाइन कर रखी है। तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा कहां नहीं घूमेगा किसने बताया था? बोर जी ने। यानी इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपनी लेके क्या? एनर्जी, वो फिक्स जगह घूमेगा, फिक्स जगह घूमेगा, उसके पास है अपनी क्या? एनर्जी, तो लेगा भी क्या? और दिखाएगा भी क्या? किसको? दूसरे को। ये देख तेरे पे इतनी है, मेरे पे इतनी एनर्जी, पर मैं घूमूंगा, यहाँ पे घूमूंगा और तू घूमेगा कहीं और। अर्थात क्या है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह घूमता है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है, फिक्स डेफिनेट जगह उनके लिए। ऐसा नहीं है इसका मन कर रहा है नहीं यहाँ घूमता, नहीं चल एक काम करते यहाँ घूमते आज, ऐसा नहीं बेटा। हाँ पकड़े बेटा, मुक्का दिख रहा है, ऊनी बना के मारूंगा, बेशरम इंसान बेटा। बस बेटा ये सेकंड पॉइंट बेटे, क्लास के बाहर कर दूंगा तेरे को मैं। अभिषेक, तमीज बढ़, तो तमीज, समझदार इंसान हो या नहीं हूं बेटा। ऊपर देखें, इतना आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा कहां नहीं घूमेगा किसने बताया? बोर जी ने। डेफिनेट जगह है, क्या है? डेफिनेट जगह। कि होता क्या ना, जब समाज में इंसान आता है ना, तो उसे पता होना चाहिए कहां घूम रहा है। अरे मैं वैसे बात कर रहा हूं नॉर्मली, अब मेरी बातों को गलत ना लें, मैं समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, जो कि मैंने हर बैच में कई पिछले वाले संडे भी एग्जांपल दिया है। क्लियर? एक रेलवे कॉलोनी में एक जगह है, एक गली बोलते हैं, गली का नाम नहीं बोलना है, ठीक है? उस गली का नाम नहीं बोलेंगे, बस एक गली है जिसमें अच्छे अच्छे लोग घूमते हैं। क्लियर? तो वो डिफाइन कर रखा है स्कूल वालों ने कि उसी गली में घूमना है, अगर घर वालों से बचना है। अगर किसी और गली में घूमोगे तो पकड़े जाओगे, तो डेफिनेट जगह है, समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से फिक्स जगह घूमना और कहीं नहीं घूमना, जहां ना पकड़े जाओ। तो ये बोर जी ने बताया था इलेक्ट्रॉन को कहां घूमना है। ऊपर देखिए हम बेटा क्या है? पॉइंट नंबर सेकंड बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट for which the angular momentum is integral multiple of बेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी जहां पे एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? h अपॉन 2 पाई का, वहीं इलेक्ट्रॉन घूमेगा और कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोर जी ने कहा है। क्लियर है क्या? अब इसका मतलब समझे बेटा, एंगुलर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल ये लिख लिया, इजिकल टू में क्या है? h अपॉन 2 पाई। पर ये h अपॉन 2 पाई क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल, यानी क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई।
इंटीग्रल मल्टीपल की बात करें, n इज इक्वल टू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो एंड सो ऑन डालो। क्लियर? यानी ये n है और ये क्या है, h अपॉन 2 पाई, यानी h अपॉन 2 पाई जो है किसका मल्टीपल है, n का, इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर? और l का फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल टू में n h अपॉन में 2 पाई। जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो कुछ वैल्यू आएगी यहां से, तो पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है। r देखो, r पता लग रहा है बेटा, जब 2 डालेंगे यहां पे 2 डालोगे तो पता लगेगा इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, यानी फिक्स जगह घूमेगा और कहीं नहीं घूमेगा, डिफाइन कर रखे कहां कहां घूमना है। क्लियर है क्या, ये पता होना चाहिए। 3 डालोगे 3 आएगा, 4 डालोगे 4 आएगा, 5 डालोगे 5 एंड सो ऑन, यानी इन्हीं जगह घूमेगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल हो, इंटीग्रल किसका, h अपॉन 2 पाई का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बोर्जी ने डिफाइन करके। क्लियर? एक बात पता होनी चाहिए। एक कौन सा पॉइंट हो गया बेटा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा, बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स ऑर्बिट। क्या बोला, यानी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, फिक्स ऑर्बिट है। क्लियर? विद अ फिक्स एनर्जी, विद अ फिक्स एनर्जी, एक पॉइंट ही हो गया, एंड विद अ फिक्स वेलोसिटी, एंड विद अ फिक्स वेलोसिटी। यानी इसमें 3 पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन एक तो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व करेंगे और फिक्स वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करेंगे। अर्थात क्या है, मान लो एक ऑर्बिट ये रहा बेटा, एक सेल ये रहा, यानी एक ऑर्बिट ये रहा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में नाच रहा है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां नाच रहे हैं, कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में नाच रहे हैं, ये फिक्स ऑर्बिट है। अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा इसमें इस वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन नाचेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, जो कि कितनी होगी अगर फर्स्ट ऑर्बिट में, तो बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये माइनस क्या बता रहा है, बाउंडेशन। क्या बता रहा है, बाउंडेशन, ये बता रहा है। ये होता है जो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में नाचेंगे उनकी एनर्जी कितनी होगी, E2 इज इक्वल टू में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबकी फिक्स होगी। क्लियर है क्या? और इतना ही नहीं, इस वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन नाचे उनकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, इनकी वेलोसिटी जो होती है v इक्वल में 2.18 इंटू में 10⁻⁶ z/n होती है। n1 डाल दोगे, z1 डाल दोगे, वही आएगी। उसी प्रकार से z तो 1 है हाइड्रोजन एटम, n इज इक्वल टू 2 डाल दोगे क्योंकि सेकंड ऑर्बिट होगा, तो पता लग जाएगी वेलोसिटी कितनी है। बात ये, इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी भी फिक्स, उनकी एनर्जी भी फिक्स। इस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी फिक्स, उनकी वेलोसिटी भी फिक्स, और वो ऑर्बिट भी उनके लिए फिक्स है। क्लियर है क्या? यानी वो इलेक्ट्रॉन जिन पे एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, वो कौन से ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, सेकंड में, और कहीं नहीं घूमेंगे। अब मान लीजिए फिर लो बेटा, एक लोअर ऑर्बिट है, यानी एक लोअर स्टेट है, एक हायर स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट होगी, अपर स्टेट होगी। अब मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा, इन पे एनर्जी जो है इस वक्त, ग्राउंड स्टेट ले लो बेटा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में नाच रहे हैं उन पे एनर्जी कितनी है बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर? इसे समझें, यानी यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे उन पे कितनी होगी, -3.4। अगर मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना चाहता हूँ तो जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उसमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए, अगर उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो -3.4, वरना वहां टिक ही नहीं पाएगा। फील लो इस चीज को, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आएगा, जब वो यहां पहुंचेगा तो उसमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए, -3. जब ही रिवॉल्व कर पाएगा ना उस ऑर्बिट में, अदरवाइज क्यों करेगा। अब ये हर तरह की एनर्जी तो लेगा नहीं, तो कितनी एनर्जी लेगा ये जो यहां होगा बेटा, इनके बीच में जो गैप होता है, दिख रहा है ये गैप, तो इन दोनों के गैप निकालो, डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना है, डिफरेंस ऑफ, ये बताओ ये वाली एनर्जी बड़ी है, ये वाली एनर्जी बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है, फील लो, इसे मिटो दे ना, ये बताओ डेल्टा ई, क्या बोला, डेल्टा ई, बड़ी एनर्जी कौन सी है, E2, यानी -3.4, तो देखो E2 माइनस में E1 कितना आएगा, -3.4 माइनस E1 कितना था 13.6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है 13.6, आंसर आएगा 10.2, कितना आएगा, ये प्लस का है माइनस का, प्लस का, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है अगर उन्हें ऊपर से एनर्जी मिल जाए कितनी, +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एनर्जी ले लेंगे, वो एनर्जी, पर मान लो यहां से मैंने 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, वो लेगा, क्यों लेगा भाई, क्योंकि अगर वो लेगा भी तो लेने के बाद जो बचेगी, वैसे कोई ऑर्बिट है ही नहीं, वैसे जगह ही नहीं, वैसे कोई घूमने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, वैसे कोई घास फास हो, मैदान हो अच्छे, ऐसे कूड़े में ना चाहिए, कोई जगह अच्छी होनी चाहिए। तो ये 10.2 लेगा और लेने के बाद जो बचेगी कितनी बचेगी, 3.4, और फिर झाँक के देखेगा 3.4 वाला है क्या, कोई है तो कूद जाएगा वहां पे, कहेगा है यार, वहां चला जाएगा, तो पता लगा हर तरीके की एनर्जी नहीं लेगा, जो गैप होगा वो गैप वाली एनर्जी लेगा। क्लियर? तो ये पता होना चाहिए, बात की बातें इतनी आनी चाहिए, हाँ ना बोल भैया। अब एक काम करना, वो 3 पॉइंट लपेटो जो बताए,
पहला क्या लिखवाए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और ये क्या लिखवाए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा फिक्स ऑर्बिट में विद द फिक्स एनर्जी एंड विद द फिक्स वेलोसिटी। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। तो बच्चों बात ये कि बड़े 3 पॉइंट देखे, कितने पॉइंट, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो नाच रहा है, घूम रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक पॉइंट ये देखा है। दूसरा पॉइंट क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं नाचेगा, फिक्स डेफिनेट जगह है वही नाचेगा, यानी जहां पे एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तीसरा पॉइंट क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है फिक्स ऑर्बिट में विद अ फिक्स एनर्जी एंड विद अ फिक्स वेलोसिटी। ये भी आप लोगों ने देख लिया है। अब यहां 3 डेरिवेशन है, कितनी है, 3। पहले उसके आगे और भी है। पहली है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम, जो कि आपको पढ़ना है। जब हाइड्रोजन एटम कह रहे हैं तो z = 1। बड़े एक है रेडियस, क्या है, रेडियस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। और एक है टोटल एनर्जी, क्या है। ये तीनों डेरिवेशन देखनी है। तो फर्स्ट डेरिवेशन डाले, क्या डालें, फर्स्ट डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होगी बड़े, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितनी होती है 2.18 इंटू में 10⁶ होती है, और z/n यानी नंबर ऑफ सेल पे इनवर्सली डिपेंड करती है वेलोसिटी। बड़े फील लें, फर्स्ट डेरिवेशन है बड़े वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। ऊपर देखिए, जब हाइड्रोजन एटम कह रहे हैं तो z = क्या होगा, 1 होगा, ये हमेशा याद रखना। अच्छा यहां देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, ये फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने एक थ्योरी स्टेटमेंट बोली थी, while revolving the electron the electrostatic force between the electron and the nucleus will provide the centripetal force। वो पूरी यहां लिखोगे। लिखने के बाद में ये बताएं बड़े, ये हमारा न्यूक्लियस Z चार्ज आपको पता ही है, यहां इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं, बीच की दूरी क्या है r, बताओ अंदर कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को लिखते कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द CPF यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। बोलो क्या आएगा, ZE² में डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने दिखा दिया कैसे होता है, डिवाइड बाय r² इक्वल में mv²/r, r से r कैंसिल, ये आपको आता है। बताओ कितना आएगा, क्या आएगा ZE², यहां r आएगा और क्या आएगा बड़ा mv² आएगा, यहां से r निकालो, kZE² डिवाइड बाय mv² इक्वल में r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो इसे, क्या बोल दो, फर्स्ट। तो यहां स्टेटमेंट पता लगी क्या लिखनी है बेटा, आप बोलो सेकंड पॉइंट, क्या बोलो, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोलना है, सेकंड पॉइंट। बेटा फील सेकंड पॉइंट ये कि हमने लिखवाया है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। वो पूरी स्टेटमेंट यहां लिखोगे। अब लिखने के बाद क्या करना है, ध्यानपूर्वक ऊपर देखें बेटा, L इक्वल में NH/2 पाई था, यह था L क्या होता है बेटा, mvr इज इक्वल टू में NH/2 पाई, यहां से r निकालो बड़े NH/2 पाई और mv नीचे आएगा, ये हो गया r, क्या हो गया r। ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड। अब ये भी r है, ये भी r है, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेट, यानी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बताओ 1 क्या है बड़े, kZE² डिवाइड बाय mv² इक्वल में, बात करें यहां पे r था तो r हो गया, या ले n है, h है, डिवाइड में 2 है, पाई है, m है, v है। एक बार चेक कर लो, पूरा हो गया, kZE² mv², ठीक है। इसका सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व, काट दो, m से m सॉल्व, v से v कैंसिल, जो बच्चे को उसे सॉल्व कर लेंगे। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बच्चों फील नहीं, ऊपर देखें, अब करना क्या है बेटा, सिर्फ सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व। ऊपर देखें, अच्छा यहां सेकंड पॉइंट थ्योरी की स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट थ्योरी की स्टेटमेंट, दोनों लिख लीजिएगा। इक्वेट करने के बाद में, काटने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है बेटा, वेलोसिटी को निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी को, यानी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में नाच रहा है बेटा, उसकी वेलोसिटी क्या है वो देखनी है आपको। नंबर ऑफ सेल की बात करें, जब न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो क्या होने वाला है वेलोसिटी के साथ में, वो भी देखना है। बताओ यहाँ क्या बचेगा बेटा, k है, z है, E² है, डिवाइड में क्या है बेटा, एक v बचेगा सिर्फ, इक्वल में क्या है, n है, और क्या है, h है, बेटा डिवाइड में 2 पाई। अब आराम से देखो, v निकालना है, v को इधर लेके आओ, nh को नीचे लेके आओ, 2 पाई को इधर लेके आओ, बड़े 2 पाई kZE² डिवाइड में कितना आएगा, nh नीचे आ गया, बड़े n और h को अलग अलग बना, ध्यान से याद रखना, बड़े v इधर आ गया, v इक्वल में आ चुका है, इसे मिटो दें। अब आराम से देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा, जितनी भी डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं
उसमें आपको z और n का ध्यान रखना है। क्या बोला? z और n का, कि z और n को अलग लो हमेशा। उसके अलावा जो भी टर्म्स दिखे उन्हें कांस्टेंट देखो। क्या देखो? जब तक ओपन करते जाओ जब तक कि कांस्टेंट ना मिलने लगे, जब तक ओपन करना है। फिर लो, यहां पे देखो दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z को अलग निकाल देना है, n को अलग निकाल देना है, h कांस्टेंट है, इस कोई भी कांस्टेंट। आगे सॉल्व नहीं करना, आगे सॉल्व। पर अगर तुम्हारे अंदर वो डैश है, जानते हो ना, चुल है, तो बेटा k की वैल्यू डाल दो 1/4 बात घूम करके वही आएगी। क्लियर? चलो आप डालते हैं बेटे 2 पाई, बोलो बेटा k कितना होता है? 1/4 डाल दिया। यहाँ क्या है बेटे? z है और क्या है? e स्क्वायर। ये आता है पूरे डिवाइड के नीचे क्या है बेटे? n है और क्या है? h है। बताओ पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 दो बार में कैंसिल, क्या बचेगा बेटे? यहाँ बचेगा, ऊपर देखो, ये कैंसिल ये कैंसिल, z e स्क्वायर। तो e स्क्वायर बचा है, z मैंने पीछे लिख दिया है जानबूझ के, ठीक है। ये आते हैं 2 बचा है, n बचा है, h बचा है, तो मैं क्या लिखूंगा? रहेगा एप्सिलॉन भी बचा है बेटे 2 आएगा। क्लियर? एक h आएगा, एक एप्सिलॉन आएगा, और बगल में क्या आएगा? n। क्या आएगा? n। तो z और n को मैंने अलग निकाल दिया, बिल्कुल छोटा बनाओ दिखाने के लिए, ये n है। क्लियर? और ये हो गया आपका क्या? v, वेलोसिटी। इस पूरे की बात करें इस वाले फैक्टर की, इसको जब सॉल्व करते हैं तो आते हैं 2.18 इंटू में 10⁶, और पीछे क्या है? z/n, ये इतना आना चाहिए। e की बात करें, e की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻19। h की वैल्यू बात करें 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट जूल सेकंड होती है उसकी। और इसकी बात करें तो 8.85 इंटू 10⁻12, ये सब पढ़ा रखा है। क्लियर? तो ये आया क्या? मीटर पर सेकेंड यूनिट। क्लियर? ये वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई? वेलोसिटी। यह दें फॉर हाइड्रोजन एटम, क्या बोला? फॉर हाइड्रोजन एटम z कितना होगा बेटे? z हो गया 1, तो बताओ कितना आएगा? 2.18 इंटू में 10⁻6 डिवाइड बाय n आ गया, तो सीधे n लिख लो, z तो खत्म, ये v आ गया, क्या आ गया? v। और एक और फिर लो, यहां और लिखो, याद है v n पे डिपेंड कैसे कर रहा है? इनवर्सली। क्या कर रहे हैं? इनवर्सली। एक ये भी आ चुका है, कठिन तो नहीं है। लपेटो घसीटो उठाओ पटको, हलवा चीज है बच्चों। बात ये है कि v जो है बेटा n पे इनवर्सली आया, क्या है? n पे इनवर्सली। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं, ऊपर देखें। अच्छा, स्मॉल n के नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सो ऑन। बेटे डेरिवेशन पहली थी, कौन सी थी? फर्स्ट। यह बताइए, क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड बेटा 10th ऑर्बिट, ये सेल। क्लियर? फॉर हाइड्रोजन एटम, यानी z इज इक्वल टू 1। इन ऑर्बिट में निकालनी है आपको। फिर लोग कैसे निकालेंगे बेटा? वी नो हम जानते हैं, बताओ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻6 z/n होता है। क्लियर? इफ यदि n इक्वल कितना हो? 1 हो, तो वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें 2.18 इंटू में 10⁻6, और हाइड्रोजन एटम बोलती है तो z इज इक्वल टू 1 डिवाइड में n की जगह कितना आएगा बेटा? 1 ही आएगा, तो यही हो गया आंसर। क्लियर? इफ n इज इक्वल टू कितना हो? 2 हो, तो बेटा v2, बहरहाल 2 तो निकालने में, थर्ड निकालना, क्या निकालें? थर्ड, तो बेटा 3 होगा तो ये 3 होगा। बोलो कितना आएगा? 2.18 इंटू में 10⁻6 बेटा z की जगह वापस 1 पर n की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, डिवाइड लगा ही लोगे एंड सो ऑन, आप सारी वैल्यू पुट कर लोगे। क्लियर? 10 है तो 10, 5 है तो 5, और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और लाजमी सी बात है, क्योंकि फिर लो, ये रहा हमारा न्यूक्लियस Ze, ये रहा मान लो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, बिल्कुल। बताएं ऊपर ज्यादा लगेगी या नीचे? नीचे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा, अगर ये ज्यादा तो ये भी तेज घूमेगा। यहाँ पे क्या है? कम है, क्या है? कम, तो क्या है? स्लो घूमेगा, जो दिख भी रहा है। क्लियर? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है? ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? कम है, क्या है? कम, तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? इसलिए इनवर्सली भी आ रहा है। हाँ ना बोल भैया? अगर तुम्हें पूरा देखना है तो एक और फिर लो, आओ मजे आएंगे तुम्हें। यहां देखो ध्यान से बेटा, ये रहा एलिप्स, ये रहा आपका एक फोकस और ये रहा आपका दूसरा फोकस। एक फोकस पर सन होता है, क्या होता है? सन। यहां पे मान लो एक प्लेनेट है। क्लियर? ये प्लेनेट है, ये सन है। बताओ बीच में कौन सी फोर्स लगेगी बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगी। बताओ ये आपकी दूरी है, जब ये प्लेनेट घूम के यहां पे आया होगा कभी तो आएगा, जब ये यहां पे आएगा तो ये दूरी बहुत कम है, अंदर क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स विल प्रोवाइड द
सेंट्रीपिटल फोर्स, विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। जब प्लेनेट सन से दूर होता है तो स्लो मूव कर रहा होता है, जब यही प्लेनेट सन के पास में तो काफी तेज निकल रहा होता है। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज्यादा है। बहरहाल ये वाले पॉइंट बोलते हैं पेरीजी। क्या बोलते हैं? पेरीजी। इसे बोलते हैं एपोजी। क्या बोलते हैं? एपोजी। क्लियर? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है? ज्यादा है। यहां पे कम है तो वो भी क्या है? कम है। उसी प्रकार से न्यूक्लियस में हो रहा है, बस वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो पास होगा तो बंधन बड़ी तेज होगा, दूर होगा तो थोड़ा स्लो होगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। हाँ ना बोल भैया? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज हो गए। लपेटो। अच्छा बात ये है, मान लिया आपने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बेटा अब डेरिवेशन करनी है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करनी है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द हाइड्रोजन एटम। यह बताएं जो सेल्स होते हैं ये इक्वल स्पेस होता है बीच में? बिल्कुल नहीं, स्पेस अलग अलग होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होगा। मान लीजिए कहीं मैंने लिखा है 1, क्या लिखा है? फिर मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया? फिर मैंने लिख दिया 9, तो इक्वल प्रोपोर्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। इससे साफ साफ पता लग रहा है कि जो सेल के बीच में स्पेस है वो इक्वली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं कुछ दिखाता हूं, ऊपर देखिए बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? इसका रिजल्ट देखें पहले। जब रेडियस निकालेंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे घूम रहा है, उसकी ऑर्बिट की दूरी क्या है, उसकी रेडियस क्या है, वो सारी की बात कर रहे हैं बेटा। उसका रिजल्ट आता है देखो ये R इक्वल में 0.53 बेटा n²/z और एंगस्ट्रॉम। अब फील लें इसका, ये आता है R जो n² पे कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली। इफ n = 1 डाल दो तो बेटा R की बात करें 1 आएगा, कांस्टेंट हटा दो 0.53 वो अलग बात है बेटा। अगर n की वैल्यू 2 डाले कितना आएगा? 4 आएगा। 3 डालोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये आता है ये इक्वल प्रोपोर्शन है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो यहां देखो फिर यहां देखो, इससे साफ साफ पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 9 आया, तो ये स्पेस इक्वली है ही नहीं। तो सेल का स्पेस जो इक्वल नहीं है, यही हमें देखना है। क्लियर? ये रिजल्ट आएगा। तो डालें सेकंड डेरिवेशन। क्या डालें? सेकंड डेरिवेशन बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। बेटे सेकंड डेरिवेशन है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। जब मैं हाइड्रोजन एटम कह रहा हूं आपको पता है Z = 1 की बात कर रहा हूं। बेटे याद है आपको, आते ही मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए थे बोर एटॉमिक मॉडल में, उसमें एक पॉइंट था सेकंड पॉइंट। क्या था सेकंड पॉइंट? क्या कहता था बेटे? कहता था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोस सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। वही पॉइंट यहां पे लिख दोगे पूरा। उस पॉइंट के हिसाब से बात करें बेटा, L = में क्या होता है बेटा? NH/ में बेटा 2π, और L का फॉर्मूला क्या होता है? mvr = में NH/ में बेटा 2π। निकालना क्या है? रेडियस निकालनी है। R निकालो कितना आएगा बेटा? NH/ में 2π और m आएगा, v आएगा। बात ये n को अलग निकालना है, z भी होना चाहिए था, z नहीं दिख रहा एक तो। दूसरी बात है v अब कितना है कितना नहीं वो भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट उठा के पुट मत करना जो अभी निकाला था। क्लियर? एग्जाम में डेरिवेशन आएगी, क्या आएगी? तो कई वो अरे v तो हमें याद है 2.18 × 10⁻⁶ डाल देते और z/n डाल देते हैं, हो गया काम। नहीं, पूरा आना चाहिए। तो फिर लें बेटा, v को यहां बगल में लिखोगे। v जो होता है कितना होता है बेटा? E² 2h/0 z/n और n और h का ध्यान रखना। क्लियर है क्या? ये होता है। और इसकी वैल्यू जो आई थी वो कितनी थी? 2.18 × में 10⁻⁶। तो मैं वैल्यू की जगह पूरे आंकड़े डाल रहा हूं जो आए थे। अब ये पूरी वैल्यू उठा के यहां डाल दो। क्लियर? R = में n है, h है, यहाँ डिवाइड में कितना है बेटा? 2πm है, तो 2πm। v ध्यान से देखो बेटा, E² है, डिवाइड में यहां से ठीक है, 2 है, h है, ε0 है, z/n है। और चेक करते रहो, h और n याद रखना अलग अलग होनी चाहिए, गलती से भी n² मत कर देना। तो h को थोड़ा अलग बनाना। यह बताएं जितनी भी नीचे वाली वैल्यू सारी ऊपर आएगी। R = ये n है, ये क्या है? h है, ये पूरा ऊपर आएगा 2h/0n। डिवाइड में कितना आएगा बोलो बेटे? 2 है, पाई है, m है, E² है, और क्या है? z है। अब बताओ ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, n और n क्या होगा? n², और h और h क्या होगा? यानी n² h² ε0, और क्या बच रहा? ध्यान से देखो, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, नीचे देखो पाई है, m है बेटा, और क्या है? E² है, और क्या है? z है। z और n कुछ दिख रहा है कहीं? उनको साइड में निकालो बेटा। r है, यह n² है, z है, तो n² और z लिख दिया अलग से। बताओ क्या बचा बेटा? h² ε0 डिवाइड में पाई m E²। ये पूरा सॉल्व करेंगे ना, देखो ये कांस्टेंट है, h ε0 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, E² भी कांस्टेंट है। उस पूरे को सॉल्व करने पे आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? 10⁻⁻10 है वो। अब पीछे क्या है? n² / z, तो r कितना आया?
0.53 यहाँ पे n स्क्वायर बाय z और एंगस्ट्रॉम आ गया। ये इस पे कैसे है, डायरेक्टली है, हाँ ना बोल भैया। फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करें z इक्वल टू 1 हो जाएगा, कठिन तो नहीं है। अब फिर लो यहाँ पे एक नोट डालेंगे बेटा, इफ क्या बोला, इफ n इज इक्वल टू 1 हो, n इज इक्वल टू 2 हो, n इज इक्वल टू 3 हो, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा r। अगर रेशियो करके निकालें तो 1:4 इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है, ऐसा पता लग रहा है, गैप इक्वली नहीं होगा सेल्स के बीच का, ये बात यहां से सिद्ध होती है। अगर मान लो बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन आता तो इक्वल होते, पर नहीं है ना भैया, क्योंकि n स्क्वायर है, क्या है n स्क्वायर, तो इक्वल कैसे हो सकता है। 4 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 9 के बाद सीधे 16 गैप देख लो, हाँ ना बोल भैया। तो ये बात पता होनी चाहिए, कठिन तो नहीं है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बात ये बेटे, ये हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। बेटे याद रखना, बार बार हम एक ही शब्द का जिक्र कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम, यही आपको पढ़ना है। अच्छा जो रिजल्ट आए इस पे क्वेश्चन बना लो बेटे, क्वेश्चन डालें, क्या डालें क्वेश्चन, इसके बाद तीसरी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बड़े सेकंड, पहला क्वेश्चन वहां हो गया था, दूसरा क्वेश्चन ये। अच्छा एक और बात बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, 0.53 किसकी वैल्यू है बेटा, h स्क्वायर है, एप्सिलॉन है, डिवाइड में पाई है, m है, e स्क्वायर है, पाई m है, e स्क्वायर है, ये आपको याद रखना, हमें नहीं। क्लियर, चलिए अगला एक क्वेश्चन है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, फाइंड द बेटा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इन फर्स्ट, थर्ड, बेटा फोर्थ एंड बेटा 10th ऑर्बिट या फिर सेल। क्लियर, फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर, z इक्वल टू कितना हो गया 1। चलिए बात करें, वी नो हम जानते हैं, r का फॉर्मूला कितना होता है 0.53 बड़े यहाँ n स्क्वायर डिवाइड बाय z होता है। अगर बात करें पहला इफ n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ n1 डाल देंगे ऊपर, और z तो कितना हो गया 1 हो गया, तो बात ही खत्म, सबके लिए 1 है। बेटा r1 इक्वल में 0.53 एंगस्ट्रॉम, और पीछे भला एंगस्ट्रॉम बाद में लिख सकते हो, बाद में आपकी मर्जी है, ये 1 का स्क्वायर आ गया और पीछे यूनिट लगा दोगे एंगस्ट्रॉम। क्लियर, चलिए फिर n इक्वल टू कितना डालोगे बेटा, अगला क्या है 3 है, तो 3 डाल देना, r3 आएगा 0.53, यहाँ क्या है बेटा 3 का स्क्वायर, और जो भी सॉल्व करके आएगा पीछे एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम, कर लोगे सॉल्व एंड सो ऑन, सारे करते रहोगे। z तो हो गया 1, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ऊपर देखें, ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन। अब हमें करना है टोटल एनर्जी, क्या करनी है टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी मेरी है, तुम्हारी है, इलेक्ट्रॉन की है। जो इलेक्ट्रॉन आपका सेल्स में यानी ऑर्बिट में ना चला है उसकी टोटल एनर्जी क्या है, ये नेगेटिव में आएगी क्योंकि बाउंडेशन दिखाएगा। अगर पॉजिटिव में एनर्जी मिल जाए तो क्या कर जाएगा आपका, जंप कर जाएगा, पर एनर्जी कितनी होनी चाहिए बता रखा है। दो गैप जो होंगे सेल्स के उतनी ही एनर्जी लेगा वो, हर तरीके की एनर्जी नहीं लेगा। क्लियर, यानी एनर्जी गेन करने के बाद में जो एनर्जी के डिफरेंस के बाद मिलेगी वो लेगा उसे, और लेने के बाद में जो बचेगी उसे देखिएगा ऐसे कोई ऑर्बिट है क्या, उसमें जाके बैठ जाएगा, पर वहां पे अनस्टेबल होगा, क्या होगा फिर जाके नीचे कूद जाएगा वापस से। क्लियर है क्या, ऊपर देखें बेटा से। अब देखिए अच्छा ये टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होगी। काइनेटिक एनर्जी तो ठीक बात है, पर ये जब पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, चार्ज की। अगर चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। क्लियर, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं यू से, दोनों का समेशन इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। लपेटे, चलिए भैया तीसरी डेरिवेशन डालो बड़े, डेरिवेशन नंबर 3, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। बड़े फिल ने डेरिवेशन नाम क्या है बड़े, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। बड़े z इज इक्वल टू 1, आपको पता लग चुका है। बहरहाल अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो इसके अंदर दो डेरिवेशन अपने आप ही ऐड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये करोगे तो 3 हो जाएंगी। इसके बाद एक लास्ट बचती है, इसका नाम क्या है फ्रीक्वेंसी। क्लियर, चले करें बेटा। टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी इज अ समेशन ऑफ बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। और ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, रिप्रेजेंट बाय यू। काइनेटिक एनर्जी को के से लिख दिया बेटा, इसको यू से लिख दिया, और टोटल एनर्जी क्या होगी ई होगी। यानी अगर हम ई निकालना चाहते हैं तो उसके लिए के निकालो और यू निकाल लो, इक्वेशन 1 होगी। दोनों निकाल के यहां पुट करके ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। कठिन तो नहीं है। अब बात करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहां करेंगे बेटा एक कैलकुलेशन फॉर
बड़े काइनेटिक एनर्जी, क्या बोला, बोली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें हाफ एम वी स्क्वायर होता है, क्या होता है एम वी, ना जेड दिख रहा ना एन दिख रहा, वी भी अलग है एम भी अलग है, तो सब बवाल दिख रही है, सॉल्व करेंगे बेटा। वी नू वी की बात करें तो अभी पढ़ाए ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट बटे जेड बाई एन होता है, एन अलग एच अलग दिखना चाहिए, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, क्लियर। वैसे तो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, इसकी वैल्यू पूरी पता है कितनी होती है 2.18 10 की पावर 6, डाल लो भाई तुम्हारी मर्जी है, क्लियर। पर वापस बोल दो डेरिवेशन है, क्या है, पूरे आंकड़े लेके चलो अगर एग्जाम में आएगी तो। अब ये वैल्यू जैसे यहाँ डालेंगे आराम से देखें बेटा, यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल में हाफ है बेटा एम है, अब वी देखो ये क्या है बेटा ई स्क्वायर, 2 था एस था एप्सिलॉन नॉट था जेड था और एन था, और ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, यानी ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दी, ऊपर स्क्वायर है, ओपन करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल में हाफ आएगा एम आएगा, ये स्क्वायर ये 2 कितना हो गया 4, जेड कितना होगा स्क्वायर, नीचे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या होगा एच स्क्वायर बड़ा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये क्या होगा एन स्क्वायर, क्लियर। जेड और एन को कुछ भी नहीं करना, चाहे उनके ऊपर क्यूब आ जाए चाहे स्क्वायर आ जाए कुछ भी आ जाए, उनको साइड में ही पटकना हमेशा। फिर और टर्म देखे बेटा 4 2 8, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में क्या बचेगा एम बचेगा, ई की पावर 4 है, ये क्या लिखा है 8 हो गया, और क्या है एच स्क्वायर है, और क्या है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, और पीछे क्या है जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर, आराम से देख लो कुछ छूटा तो नहीं है, एम हो गया ई 4 हो गया 8 हो गया एच हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये लिखा है बेटा। इस पूरे की बात करें इसकी वैल्यू होती है 13.6, कितनी होती है 13.6, जब सॉल्व करोगे इतना ही आता है, क्लियर है क्या। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बड़े 13.6, वहां पे क्या लिखा है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्या होगी एनर्जी है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहरहाल वो बात की बात है, इतना आया नहीं आया एक बात होगी। अब इसी चीज को बगल में बेटा साथ में लिख भी लेना, काम आएगी। जब हमने पढ़ा था ME4 डिवाइड में क्या लिखा है देखो 8 है एच स्क्वायर है और क्या है एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जो है हमने कितनी रखी है 13.6, तो ये याद रखना ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें काम आएगी, ऐसी याद रखनी है, अभी लिखनी नहीं है अलग से, बस पता होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी भी अलग से लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई हमारी 13.6, और यहाँ जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये दो चीजें पता होनी चाहिए, क्लियर। चलिए लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीजें, इसके बाद यू की डेरिवेशन करते हैं। अच्छा बात ये बेटा काइनेटिक एनर्जी निकाली, क्या निकाली, अब क्या करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए बड़े ये 2 पॉइंट काम आएंगे, याद रखना, क्लियर। चलिए बेटा कैलकुलेशन फॉर यू, कैलकुलेशन फॉर यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को ही यू बोलते हैं, याद रखना। देखिए यहां पे बड़े एक कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात बड़े यू ये निकालना है। यह तो यू की बात करें बेटा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर होता है, पर ये एनर्जी है तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव, न्यूक्लियस पे क्या लेंगे पॉजिटिव, तो ये चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा क्या है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह है बेटा के तो एज इट लिख दिया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ही, क्या आएगा क्योंकि मैं एनर्जी निकाल रहा हूं, आप देखो ध्यान से बेटा ये क्या आएगा जेड प्लस जेड डिवाइड में क्या है आर है, ये नेगेटिव को बाहर लेके आओ माइनस और माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ यू कितना आएगा बेटे माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, नेगेटिव साइन बताएगा धीरे धीरे पता लग जाएगा तुम बाउंडेशन कैसे बताएगा, हाँ ना बोल भैया, ये आ गया एक तो। अब फिर लो के क्या है आपको पता है 1/4 पर आर देखो ध्यान से, आर आपने अभी डेरिवेशन करी है तो आर की वैल्यू मैं पूरी दिखा रहा हूं बेटा, आर जो होता है वो कितना होता है पाई एम ई स्क्वायर या एच होता है स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होता है और ये एन स्क्वायर बाय जेड होता है, ये आपको आना चाहिए, क्लियर। और इस आगे वाले की बात करें इस वाले की बेटा ये सॉल्व करके कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये आना चाहिए, क्लियर। तो ये पूरे आंकड़े याद आपको होनी चाहिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये वैल्यू यहां डाल दो, फिर लो u इक्वल में क्या लिखा है माइनस है बेटा के है जेड है ई स्क्वायर है, आर की वैल्यू देखो क्या है, ये पूरी वैल्यू यहां डालोगे बोलो कितनी आएगी एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर बेटे पाई आएगा एम आएगा ई स्क्वायर आएगा और क्या आएगा जेड, क्लियर है क्या। ये आता है थोड़ा ध्यान से देखें इसे बेटा, ये वाली टर्म ऊपर आएगी नहीं आएगी बताओ कितना आएगा, ये आएगा माइनस बेटा के की वैल्यू भी डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बताओ क्या आएगा जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू ऊपर आ गई तो कितनी आएगी पाई एम ई स्क्वायर,
z आ गया। डिवाइड में देखो क्या है, ये बेटा h स्क्वायर है और क्या है एप्सिलॉन है और क्या है n स्क्वायर है, जो कट रहा है काटो, पाई से पाई कैंसिल, ध्यान से देखो, और एप्सिलॉन से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, हाँ कुछ भी नहीं कट रहा हो, ठीक है, u माइनस हो गया बेटे z और z क्या हो गया z स्क्वायर, e2 e4 हो गया e4 z स्क्वायर, और देखो ये हो गया m बचा, क्या बचा m, और कुछ तो नहीं बचा है, चेक भी करते रहो। डिवाइड में ध्यान से देखो बेटे 4 है, पाई कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ क्या है h स्क्वायर है और क्या है n स्क्वायर, देखो z स्क्वायर n स्क्वायर बगल में पटक देंगे और बचेगा, पर फील लो m है e4 है, इसे रीअरेंज करो, माइनस m लिखा है बड़ा e4 लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे z स्क्वायर लिखा, आगे पीछे लिख दिया, नीचे क्या है बड़े 4 है, यहाँ पे क्या है s स्क्वायर है, एप्सिलॉन का स्क्वायर है और क्या है n स्क्वायर है। ध्यान से देखो बड़े m है, यहाँ देखो एक आगे, यहाँ भी m है, बड़ा e4 है, यहाँ पे भी e4 है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ ई नॉट स्क्वायर, यहाँ ई नॉट स्क्वायर, यहाँ 8 है, अगर यहाँ 8 हो तो सीधे लिख देंगे हम 13.6। ऐसे करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो सीधे इसकी वैल्यू आ जाएगी 13.6 होती है। पहले इतना लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है ये, कि मान लिया कि यू भी आ गए बड़े के भी आ गए, पर यू को थोड़ा सा और सॉल्व करना है, मिटो दें से, चलिए बेटे इससे करने के बाद 2 मिनट की डेरिवेशन बचती है सिर्फ ये, उसके 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी, उसका टॉपिक खत्म। ये बताएं ये वैल्यू दिख रही है बेटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, रीजन क्या है क्यों करा ऐसा, ये इसलिए कराएं ताकि 8 बन जाए, क्या बन जाए 8, बताओ कितना आएगा बेटा u इज इक्वल टू में माइनस लिख दिया, m आ गया और क्या आएगा बेटा e की पावर 4 z स्क्वायर, और 2 को मैं 2 पीछे लिख रहा हूं, जानू उसके आगे लिख रहा है, ठीक है, या तो नीचे कितना आएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया कितना आएगा h स्क्वायर बेटा एप्सिलॉन का स्क्वायर और n स्क्वायर आ गया। अब बताएं इससे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये पूरी वैल्यू देखो नेगेटिव हटा के, ये पूरा कितनी है 13.6 है, तो बेटा u इज इक्वल टू माइनस 13.6 और ये क्या है z स्क्वायर और ये क्या है n स्क्वायर, और सबके बाहर क्या है बेटा 2 है, क्या है 2, ये था 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव हटा के क्या होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, इसे मिटो दो, चलिए यानी ट्वाइस आएगी नेगेटिव साइन के साथ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के, ऊपर देखें, अब करना कुछ नहीं है बेटा, ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये पूरी वैल्यू क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो बताओ u कितना आएगा, u आएगा माइनस बेटे इस 2 को आगे लिख रहे हैं बेटे ट्वाइस और क्या है काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखोगे अगर तो वहां पे 2 क्वेश्चन बहुत बार देखेंगे आपको, एक टोटल एनर्जी पे और एक पोटेंशियल एनर्जी पे और एक काइनेटिक एनर्जी पे, तो कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 बार क्वेश्चन या 8 बार क्वेश्चन आया हुआ, ये 2 मार्क्स का बहुत बार आया इस वाले फॉर्मूले पे, और काइनेटिक पे और टोटल एनर्जी पे, ये आपको आना चाहिए, क्लियर, चलिए मिटो दें से। अब बात करनी है टोटल एनर्जी, क्या करनी है टोटल, बेटा काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास आ चुकी है, यू भी आ चुका है, सारी चीज आ चुकी है, उस दोनों को ऐड करना है, क्या करना है ऐड, ये हम कर लेंगे, पहले इतना लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है ये। बेटा बच्चों ऊपर देखो, तो बात ये बेटा u भी हो गया k भी हो गया, अब बात करना है दोनों को ऐड कर देना, क्या कर देना है ऐड करने के 2 तरीके हैं, आइए मैं दिखाता हूं। बेटा फील है काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 13.6 बेटा z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें देखो 2 तरीके से आई है, एक तो ये रहा, इसे कैसे लिखेंगे माइनस बेटा आपकी है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर और पीछे क्या है 2 है, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस बेटा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं, अगर चाहो तो पूरा ऐसे करके लिख लो u, हाँ ना बोल भैया। अब फील लीजिए, यह बताएं बेटा ये क्या है टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल, इसे 2 तरीके से ऐड करेंगे, एक सिंपल मेथड है, एक काम करते हैं इसे पूरा मिटाते हैं, एक क्या है सिंपल मेथड और एक लॉन्ग मेथड। पहले कौन सा बताएंगे लॉन्ग, कौन सा बताएंगे लॉन्ग मेथड, तभी तो सिंपल के मजे आएंगे, पहले सिंपल बता के लॉन्ग बताया तो मजे क्या, ठीक है फिर लो ओए लॉन्ग ऊपर देख बेटे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ई इज इक्वल टू में काइनेटिक एनर्जी प्लस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉन्ग मेथड है ये शॉर्ट मेथड है, दोनों में से कोई एक ही करना है एग्जाम में, यही करके आना क्योंकि बड़ी जल्दी हो जाएगा, हम कराएंगे ये भी। यह बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है
13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर लिख दिया, अच्छी बात है। बताइए यू की बात करें, यू जो है बेटा माइनस, एक काम करो 13 प्लस लिखो पहले पूरा, बेटा माइनस 13.6 और क्या है जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर और क्या है आपका 2 आया है। कोई डाउट किसी को? कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से? ध्यान से देखो कुछ तो आ रहा होगा बेटा। 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बताओ अंदर क्या बचेगा 1, बेटा ये पूरा बाहर आएगा और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस की 2 बचेगा। अरे हाँ बोलिएगा, इनमें से करो कितना आएगा माइनस बेटा 1 माइनस 1 आएगा, ये आगे लिख दो। तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 4 हाइड्रोजन एटम, जेड कितना होता है बेटे 1 होता है, तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस 13.6 डिवाइड में एन आएगा और स्क्वायर भी है, क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। क्लियर? और पीछे हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो गया आपकी टोटल एनर्जी। एन की अलग अलग वैल्यू डालोगे नंबर ऑफ सेल की, आपको पता लग जाएगा उस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। जैसे कि पहले ऑर्बिट में देखोगे तो माइनस 13.6, क्योंकि अगर मान लो यहाँ 1 डालोगे, डालो 1 तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन पे एनर्जी कितनी है माइनस 13.6। 2 डालोगे 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड करोगे माइनस 3.4, 3 डालोगे 9 होगा, डिवाइड करोगे माइनस 1.51, 4 डालोगे 16, डिवाइड करोगे आपको 0.85 माइनस के साथ में, फिर अगली वैल्यू डालोगे तो माइनस के 0.5, अगली डालोगे 0.38, अगली डालोगे 0.28 एंड सो ऑन, डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, इन्फिनिट डालोगे 0, इन्फिनिट डालोगे 0 हो जाएगी। हाँ ना बोल भैया? यहां से किसी भी सेल के किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की। अब फील लीजिए, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बेटा काइनेटिक एनर्जी और क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ये बताओ काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो के है, क्या है के। इसकी बात करें ये आपकी माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, प्लस माइनस, धन्यवाद बताने के लिए, कितना होगा माइनस के, और के कितना होता है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और हो गया आंसर। क्लियर? जेड हो गया 1, कितना हो गया 1 ई माइनस 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता लग गया कौन सा करोगे एग्जाम में? मेरे को पूरा भरोसा आप ये करके आओगे, ठीक है? तो इसके साथ ये सारी डेरिवेशन होगी खत्म। अब बची फ्रीक्वेंसी क्या बची, जो कि लास्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन पर सेकंड, जो कि निकालते ही 5 मिनट पहले से, लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन घर से लगा लेना और एक डेरिवेशन मैं कराता हूं। क्वेश्चन ये है यू का नाम क्या है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या था माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया कि n इज इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट सेल की बात हो रही है, फर्स्ट सेल की बात हो रही है, तो ऊपर देखिए और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपको यू निकालने के लिए बोल सकता है, कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है, ई भी निकालने के लिए बोल सकता है। बेटा फील लीजिए ऊपर देखिए, ये बताओ पहले तो हमें बेटे टोटल एनर्जी जो आई हो कितनी आई है बेटे माइनस 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, यही आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इफ बेटा एन इज इक्वल टू 1 हो, कितना हो 1, हमेशा याद रखना बेटा जब एटम कर रहे हो 4 वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए। कितनी 4 से आगे याद करने की आवश्यकता है नहीं, 4 हमेशा याद होनी चाहिए। सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में, टाइम में नहीं होगा। बेटे बताएं अगर ये एन की वैल्यू 1 डालें तो फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी जो एनर्जी आएगी कितनी आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बेटा इफ एन इज इक्वल टू कितना हो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, जो आंसर आएगा मैं सीधे बता रहा हूँ E2 इज इक्वल टू में माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता लग गया कैसे आया बेटा? इफ एन इज इक्वल टू कितना हो 3 हो, तो थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी माइनस 1.51, क्या बोला 1.51। इफ एन इज इक्वल टू कितना हो 4 हो, तो चौथे ऑर्बिट में जो घूमेगा उसकी कितनी होगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी तो हमेशा याद होनी चाहिए। इसके आगे 5 हो तो कितनी होगी, 6 हो तो कितनी होगी, 7 हो तो कितनी होगी, इफ एन इज इक्वल टू तो कितनी होगी। ऐसे करते करते बेटा इफ एन इन्फिनिटी हो तो कितनी होगी। क्लियर? ये भी पता होनी चाहिए, मतलब आपकी मर्जी है याद करना है तो। बेटा माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा माइनस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा माइनस 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बात करें तो 0। क्लियर? ये सारी चीजें याद कितनी करनी है, 1 2 3 और 1 4, ये हमेशा याद होनी चाहिए। क्लियर? पहले से लपेटो घसीटो उठाओ, फिर इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि होमवर्क हो आपके लिए।
पहले से होमवर्क यहीं देते क्या? नहीं, पहले करो इसे। अच्छा बात ये है, आपको पता लग गया बेटा एनर्जी, क्या पता लग गया? एनर्जी। क्लियर? अच्छा ये बताएं बेटा -13.6 ज्यादा है या -3.4? ये ज्यादा है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है? -1.51 ज्यादा है। ये ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है? चलिए ये सब पता, बहरहाल आगे की वैसे की बात है, पर अभी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। बेटा एक क्वेश्चन, क्या बोला? एक क्वेश्चन, उसके बाद एक डेरिवेशन, उसके अंदर अलहम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, सस्त्रिया काल, बोड़ा सोना, ना बोड़ा सोना, तुम्हारी मर्जी, सोना सोना, अलहम्दुलिल्लाह, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों, जय श्री राम। ऊपर देखो भैया। बेटा बात ये बेटा एक क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का तीसरा है। बेटा क्वेश्चन ये है, इफ बेटा n इज इक्वल टू 1 है, कितना है? 1। फर्स्ट सेल की बात हो रही है और कह रहा है u निकालो। क्या निकालो? u निकालनी है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे आंसर? बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर ये निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अभी काइनेटिक एनर्जी के ध्यान से देखें, फिलो टोटल एनर्जी क्या होती है? -13.6 डिवाइड में n स्क्वायर, यही होती है, और z स्क्वायर भी होता है जो कि 1 होता है। कितना होता है? 1। अब फील लें, इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखें, माइनस ये पूरी चीज क्या है? पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव वाली तो काइनेटिक एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी जो है ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती क्या? फील लो, हाँ ना बोल भैया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये भी आना चाहिए। क्लियर है क्या? दिख रहा है साफ साफ? अभी बताएं, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता लग जाए, और काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगे? कि टोटल एनर्जी पता लग जाए, और टोटल एनर्जी तो पहले सेल में 2 मिनट में पता होती है, -13.6। तो फील लो कैसे करना है। इफ n इज इक्वल टू 1 तो E इज इक्वल टू कितना होगा? टोटल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद क्या लिखोगे? बेटा यहाँ पे देखो, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी कितनी आई है? -13.6 इक्वल में माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस माइनस कैंसिल, 13.6 आ गई काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो पुट कर दोगे कहाँ पे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है? ये रही। तो आपको यहाँ पुट करोगे की तो इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा पूरा। कठिन तो नहीं है? तो ये एक ये वाला फॉर्मूला, बेटा ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी वेरी, इन पे न्यूमेरिकल आते हैं आपके एग्जाम में, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना होता है। लपेट घसीट उठा पटा खलवा चीज। बेटे आखिरी डेरिवेशन ये है, बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला? बेटे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि लास्ट डेरिवेशन है। यह होता है अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1/T, 1/T, और कैपिटल टी की बात करें 2πr डिवाइड बाई v होता है, 2πr डिवाइड बाई v होता है। तो यही देखना है, ठीक है। आइए बड़े लास्ट डेरिवेशन है, बड़े फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आएगा 6.6 इनटू में 10 की पावर 15, कितना आएगा? 10 की पावर 15, लपेटो भैया, और z स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय n की क्यूब आएगा, n की क्यूब। ऊपर देखे बेटा रिजल्ट क्या आएगा, उससे पहले देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम, आंसर आने वाला है बेटा 6.62 इंटू में 10 की पावर 15 बेटा z स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब, ये होता है आंसर। यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो n क्यूब पे डिपेंड इनवर्सली करती है, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ शेल। क्लियर? ये आपको आना चाहिए। अब फील है ये आता है फ्रीक्वेंसी में निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T, और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो। बेटा टाइम क्या होता है? 2πr डिवाइड बाई v। जिसे नहीं आता बोलो 9th क्लास, बोलो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, r रेडियस से कितना हुआ? 2πr होगी डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस। स्पीड ले ली v, कितनी ले ली? v। पूरा चक्कर काटेगा तो क्या आएगा? कैपिटल T, तो 2πr डिवाइड बाई कैपिटल T, T यहाँ v नीचे, तो यही आएगा क्या? चलिए ये 9th क्लास की बात थी। अब फील लें, ये बताएं ये v जो है ऊपर चला जाएगा तो v बाई 2πr। अब देखो करना क्या है, एक v है और एक r है, दोनों डेरिवेशन कर चुके हो, दोनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो कुछ नहीं करना बेटा, बगल में कॉपी में ऐसा करना है, बगल में साइड में v की बात करें तो v कितना होता है यहाँ पूरा लिखो। देखो बेटा बोलो e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n, एक तो ये हो गया। एक बात करनी है r की, किसकी करनी है? r, नीचे लिख लो बेटा। r जो है यहाँ लिखोगे बेटा पाई m e स्क्वायर बेटा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना होगा आपका? n स्क्वायर बाई z, ये एक वैल्यू होगी। क्लियर?
इसकी बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, इसकी बात करें इसकी वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता है। अब ये दोनों वैल्यू उठा के सिर्फ यहाँ डालनी है और सॉल्व करना, कुछ नहीं करना। हाँ ना बोलो यार, चलिए बहरहाल ये तो वैल्यू आपको पता भी है डायरेक्टली, पर वो मत करना। बेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल में कितना आएगा बेटा 1/2 पाई, 1/2 पाई। ये था वी की बात करें, वी क्या है, ई स्क्वायर, 2 है, एच है, एप्सिलॉन नॉट है, Z/N है, ये हो गया हमारा V। R की बात करें, R ये है देखो, ये लिखा 1 और ये पूरा यहाँ आएगा R। बेटा पाई है, M है, ई स्क्वायर है, एच स्क्वायर है और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट है, और साइड में क्या लिखा है बेटा N स्क्वायर और यहाँ क्या लिखा है Z लिखा है। क्लियर? ये बताएं ये पूरी डिवाइड के नीचे वाली ये ऊपर आ जाएगी, बताओ कितना आएगा, F इक्वल में बेटे 1/2 पाई, ये क्या लिखा है ई स्क्वायर Z, ऊपर और क्या आएगा ये पूरा ऊपर बेटा पाई M ई स्क्वायर Z, डिवाइड में कितना आएगा ये और ये, बोलो कितना है वाला बेटे 2H एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है 2 H है बेटे, ये N है, क्या है ये N है, तो ये हो गया N। ये वाली वैल्यू बोलो कितनी है बेटा H स्क्वायर, ध्यान रखना H और N का, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट और ये क्या है स्मॉल n स्क्वायर, कितना हो गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना, फील लो बेटे 2 और 2 कितना हो गया 4, पहले ऊपर वाला करो, ये कितना होगा 4, ये Z और Z स्क्वायर, तो यहाँ लिखो बेटे e की पावर हो गया 4, Z कितना हो गया स्क्वायर, एक बेटा हम छूटी नहीं चाहिए, ध्यान रखना बेटा ये हो गया पाई और ये हो गया m, पाई हो गया और क्या हो गया m हो गया, और कुछ रह रहा है, कुछ भी नहीं रह रहा, e हो गया बेटा वो कर देंगे बाद में, Z स्क्वायर हो गया, पाई हो गया, m हो गया, ठीक है। नीचे कितना है बेटा फील लो, ये 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर पाई से पाई बाद में कैंसिल करेंगे, ऊपर देखो h है और h स्क्वायर है, h क्यूब हो गया, और फिर लो ई नॉट क्या हो गया ई नॉट स्क्वायर, और देखो बेटा n है n स्क्वायर है तो क्या हो गया n क्यूब हो गया, पाई से पाई कैंसिल, z को और n को साइड में पटको, z स्क्वायर n क्यूब, देखो पहले तो यहाँ पे आने वाला है। क्लियर? बताओ कितना होगा, ये फिर लो e की पावर 4 है, e की पावर 4 लिख दिया, बताओ कितना है, z स्क्वायर को अलग पटको, m लिया पहले, m लिया है, ये क्या हो गया z स्क्वायर, और देखो और ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या है बड़े 4 है और क्या है h क्यूब है और क्या है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, और ये n के क्यूब को बगल में पटक दिया। क्लियर? इस पूरे को जब सॉल्व करा तो कितना आया होगा, ये रहा बड़े 6.62 इंटू में 10 की पावर 15 और पीछे क्या है z स्क्वायर बाई n क्यूब, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, क्या होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड भी एग्जाम में निकाल सकते हो, लाजमी सी बात है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, यानी फ्रीक्वेंसी भी निकाली, वेलोसिटी भी निकाली, रेडियस भी निकाली, टोटल एनर्जी भी निकाली, काइनेटिक एनर्जी भी निकाली और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली। नेगेटिव भी देख लिया क्या होता है, धीरे धीरे आपको ये पता लग चुका है कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेगा कितनी नहीं लेगा, वो सारी चर्चाएं आगे करने वाले हैं। तो आज की क्लास करते हैं समाप्त, अल्हम्दुलिल्लाह, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।